नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सभी का इस पाठ्यक्रम जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अवलोकन के नाम से संचालित हो रहा है, इसमें आपका स्वागत है। मैं वंदिता श्रीवास्तव, वैज्ञानिक एवं जियो इन्फॉर्मेटिक्स विभाग, भौगोलिक सूचना विभाग की विभागाध्यक्ष, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और आज मैं आपसे भौगोलिक सूचना प्रौद्योगिकी का अवलोकन इस विषय पर चर्चा करूंगी और आप सभी लोगों को मैं अवगत कराऊंगी कि भौगोलिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है और इसके कैसे उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में बेसिक मूलभूत जानकारी और आपको इसके अनुप्रयोगों के बारे में बताऊंगी। तो ये विषय क्योंकि तकनीकी का है, इसमें टेक्निकल टर्म्स बहुत सारे यूज़ होते हैं जो मैं इंग्लिश में ही यूज़ करूँगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये हिंदी माध्यम में ही इसको समझाऊँ और इस विषय के बारे में चर्चा करूँ। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज हम जो विषय में जिन विषयों पर बात करेंगे वो हैं, इसके बारे में थोड़ा परिचय दूंगी और डेटा मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या घटक हैं, कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता और उपकरण, और इसके अलावा स्थानिक विश्लेषण कैसे करते हैं, उसमें किस किस के प्रकार के स्थानिक विश्लेषण होते हैं, और त्रुटियां और डेटा की गुणवत्ता के बारे में भी बात करूंगी और जीआईएस के अनुप्रयोग बताऊंगी। तो आइए समझते हैं कि भौगोलिक सूचना किस प्रकार हमारे जीवन में समाई हुई है और हमें क्यों ज़रूरत है भौगोलिक सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानने के लिए। तो हम अगर अपनी आसपास की दुनिया को देखते हैं तो भौगोलिक सूचना हमारे हर हर कदम पर हमारे साथ चलती है। अगर एक बच्चा भी पैदा होता है तो हम बर्थ प्लेस की बात करते हैं, उसकी जन्म तिथि, जन्म के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके आधार पे ही एस्ट्रोलॉजर्स निकालते हैं कि इसका भविष्य कैसा होगा, इसका कैसा व्यवहार होगा। तो इस प्रकार समाई हुई है ये भौगोलिक सूचना हमारे सभी के जीवन में। इसी प्रकार अगर हम आसपास के वस्तुओं का या आसपास की दुनिया का वर्णन करें तो किस प्रकार करेंगे। जैसे कि ये पेड़ है, अगर हम इस पेड़ को समझाएंगे तो हम कैसे समझाएंगे कि ये एक पेड़ है जो इस जगह पर स्थित है, तो हम उसकी स्थिति के बारे में बताएंगे, यानी कि उसका भौगोलिक सूचना है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के देशांतर और अक्षांतर के द्वारा बताई गई है। इसी प्रकार हम इस पेड़ को इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसकी स्पीशीज़ ओक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है, इसकी गर्थ इतनी है, इसकी एज इतनी है। इस प्रकार हम किसी भी पेड़ के या किसी भी वस्तु के बारे में दो प्रकार की जानकारी देते हैं। एक तो इसका विवरण कि इसमें क्या है, और एक ये कि ये किस जगह पर स्थित है। तो ये जो किस जगह पर स्थित है, ये जो इसकी जानकारी है, इसको हम स्पेशल जानकारी या स्पेशल सूचना या स्थानिक सूचना कहते हैं, और ये जो है इसको विशेषता सूचना कहते हैं। तो ये दो बेसिक टर्म्स हैं जो हम इस लेक्चर के दौरान यूज़ करेंगे। इन दोनों सूचनाओं को मिलाकर भौगोलिक सूचना बनती है। ये आप अगर समझ लें तो आगे की सारी प्रक्रिया धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो जब हम किसी भौगोलिक सूचना को इस प्रकार से वर्णित करते हैं तो आइए ये हम आगे भी समझें कि ये अगर भौगोलिक सूचना हम कहते हैं तो इसको किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, आगे हम इसको अपने उपयोग में लागू करेंगे। तो भौगोलिक सूचना के स्रोत बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर। जैसे कि रिमोट सेंसिंग, यानी कि सुदूर संवेदन जो है, सुदूर संवेदन भी कई प्रकार से किया जा सकता है। हम धरती पर रहकर भी कर सकते हैं, हम एरोप्लेन के प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, और हम सैटेलाइट यानी कि उपग्रह के द्वारा भी भौगोलिक सूचना को प्राप्त कर सकते हैं थ्रू रिमोट सेंसिंग, यानी कि सुदूर संवेदन के द्वारा हम इमेजेस कलेक्ट करते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी होगी। तो रिमोट सेंसिंग से जो हमें सूचना प्राप्त होती है उससे भी हम भौगोलिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि एक भौगोलिक सूचना प्रदान करने का यंत्र या उपकरण कह सकते हैं, इसके द्वारा भी हमें भौगोलिक सूचना प्राप्त हो सकती है। मैं इनकी बारीकियों के बारे में नहीं जाऊंगी क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही शायद इस विषय पर चर्चा हो चुकी है।
तो जैसे लाइडार है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसके द्वारा भी, ये उपकरण के द्वारा भी हम भौगोलिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एरियल फोटोग्राफी जो है उसके द्वारा भी हमें एरियल फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिससे हम भौगोलिक सूचना निकाल सकते हैं। और अगर फोटोग्रामेट्रिक मेजरमेंट्स इस प्रकार से किए जाएं कि दोनों में ओवरलैप हो, दोनों फोटोग्राफ्स या इमेजेस में, तो उसके द्वारा भी हमें भौगोलिक सूचना प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये सभी हमारे भूगोल को दर्शाती है। टोपो शीट्स जो कि सर्वे ऑफ इंडिया, भारत में सर्वे ऑफ इंडिया या बाकी और देशों में किसी भी सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो टोपो शीट्स हैं ये भी भौगोलिक सूचना बता रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कंटूर्स, रोड्स, ऊंचाई के कंटूर्स और रोड्स, और ये सब इसमें दिखाई गई हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार, जो कि डायरेक्टली तो नहीं देता है भौगोलिक सूचना, पर उसमें क्योंकि कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, आप निकाल सकते हैं, आप डिराइव कर सकते हैं जीआईएस की इंफॉर्मेशन को। और हम टेबुलर यानी कि सारणी के फॉर्म में भी भौगोलिक सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमें जगह के बारे में जानकारी और उसका देशांतर, अक्षांतर अगर हमें पता होंगे तो हम इसको भी अपने यंत्र में ला सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और आखिरी जो स्रोत है वो है खुद जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसमें पहले से ही वो जानकारी रहती है। अगर उसमें हमने उसको डाल दिया है जानकारी को, तो वो उसमें रहेगी इस तंत्र में। तो इस प्रकार जो जीआईएस मैप्स हैं, जो कि जीआईएस सिस्टम के अंदर हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इतने सारे स्रोत हैं भौगोलिक सूचना के, पर हम आगे इसका कैसे विवरण करेंगे और इसको कहाँ उपयोग करेंगे, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो भौगोलिक सूचना को अगर हमने प्राप्त कर लिया, अब हमें इसे कंप्यूटर सिस्टम में निरूपण करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? हमने जैसे बात की कि भौगोलिक सूचना दो प्रकार की होती है, स्पेशल और नॉन स्पेशल, यानी कि स्थानिक और अस्थानिक। जैसा कि हमने उस पेड़ के बारे में चर्चा की, तो जो स्थानिक जानकारी या सूचना है उसको हम दो प्रकार से वर्णित करते हैं, एक तो वेक्टर के फॉर्म में और एक रास्टर के फॉर्म में। तो रास्टर क्या है? रास्टर आसान है तो हम पहले समझेंगे। रास्टर जो है वो जैसे कि ग्रिड सिस्टम है, एक रेटिकुलर सिस्टम है, जिसमें हम अपने क्षेत्रफल को इसमें विभाजित करते हैं रो और कॉलम में। तो इस हम संरचना को कहते हैं रास्टर निरूपण या रास्टर संरचना, जिसमें हम निरूपण करते हैं अपने भौगोलिक सूचना का। और वेक्टर जो है उसके अंदर, ये तो हमने वेक्टर ज्यामिति तो हम सभी लोगों ने पढ़ी होगी अपने 10th या 8th 10th स्टैंडर्ड में। तो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के रूप में हम इसको निरूपण करते हैं। जो भी वस्तु ज़ीरो डायमेंशनल एंटिटी है, ज़ीरो डायमेंशनल है यानी कि उसकी शून्य है उसकी डायमेंशन, तो हम इसको पॉइंट में करते हैं। या जैसे कि पेड़ हुआ या कोई भी चीज़ जिसको हम सिंगल पॉइंट से दर्शा सकते हैं, उसको हम पॉइंट में दर्शाते हैं। लाइन हुई जो जैसे कोई भी लीनियर फीचर है, जैसे कि रोड हुआ या ड्रेनेज नेटवर्क है या किसी प्रकार की पाइपलाइन है, ये सब हम लीनियर फीचर्स यानी कि लाइन के रेखा के फॉर्म में इसको दर्शाएंगे। और कोई भी वस्तु जिसका एक आकार है, जिसकी एक आप कह सकते हैं एक प्लेनर एंटिटी है, जैसे बिल्डिंग है या कोई मैदान है, खेल का मैदान है या कुछ भी पार्क है, तो इन सब को हम पॉलीगन के फॉर्म में दर्शाएंगे। तो ये तीन प्रकार के वेक्टर निरूपण हैं। इसी प्रकार से जो अस्थानिक सूचना है उसको तो हम सिंपली ये इस तरह से सारणी के फॉर्म में दर्शा सकते हैं और निरूपण कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके कई सारे और भी तरीके हैं, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में हम नॉन स्पेशल यानी कि अस्थानिक डेटाबेसेस के फॉर्म में इसको निरूपण करते हैं। तो एक रिलेशनल फॉर्म होता है जो कि ये वाला है। और इसके अलावा हायरार्कियल भी होता है, और जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, पिता और जैसे कि एक पिता की या पेरेंट की और एक बच्चे की जो रिलेशन होती है, ऐसे हायरार्कियल जो नेटवर्क होता है उसके फॉर्म में दर्शा सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर भी होती है। तो कई सारे प्रकार हैं। अभी हम इस समय सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम स्थानिक सूचना को दर्शा सकते हैं। अब आगे आइए देखते हैं। तो ये तो एक उदाहरण है
कि अगर हम वेक्टर के रूप में निरूपण करेंगे तो कैसा लगेगा हमारा मैप, और अगर हम रास्टर के रूप में करेंगे तो किस प्रकार लगेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पिक्सेलेटेड हो गया है, इसकी जो शेप है वो बहुत इतनी सुंदर नहीं है जितनी इसकी है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग बहुत आसान है। कंप्यूटर में इसको लिखना, इसकी एल्गोरिदम्स को लिखना बहुत आसान है, तो उस रूप से ये अच्छा है। कुछ कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जिनको हम आसानी से रास्टर में दर्शा सकते हैं, जैसे कि कोई भी जो कंटिन्यूस नेचर का है, निरंतर चलने वाला, जो जैसे टेम्परेचर है या रेनफॉल है, ये कंटिन्यूस हैं, कंटिन्यूस इनकी प्रकृति है, तो उनको हम रास्टर में ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। जबकि जो चीज़ें जो कि बहुत क्रिस्प बाउंड्री रखती हैं, यानी कि जिनकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है, कहीं फैलाव नहीं होता है, उनको हम वेक्टर के फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से निरूपण कर सकते हैं। तो ये तो हुआ भौगोलिक सूचना का निरूपण। अब आगे आइए देखते हैं कि जीआईएस, जो कि भौगोलिक सूचना तंत्र या भौगोलिक सूचना प्रणाली या भौगोलिक सूचना विज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो क्या है। तो भौगोलिक सूचना विज्ञान जो है, भौगोलिक सूचना को के साथ हम को किस प्रकार से उसको दर्शाएं, उसको प्रोसेस करें, उसका उपयोग करें, उसकी जो प्रणाली है उसको हम भौगोलिक सूचना प्रणाली कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के फॉर्म में देखें तो ये वह कंप्यूटर सिस्टम है जो कि पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के अलावा कोई और भी हम ले सकते हैं विषय। जब हम जियो लगा देते हैं तो वो पृथ्वी के लिए होता है, या भौगोलिक बोल रहे हैं तो अर्थ को हम पृथ्वी को बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा हम मार्स या मून या किसी भी और ग्रह की भी बात कर सकते हैं। स्पेशल कहते हैं, स्थानिक कहते हैं, जहाँ पर भी स्थान का विवरण है वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्थानों का वर्णन करने के लिए, डेटा को धारण करने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए इस प्रणाली को हम यूज़ करते हैं, जिसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटावेयर और लाइववेयर यानी कि पीपल, और मेथड्स भी एक 5वां कंपोनेंट या घटक कह सकते हैं हम। तो ये घटक इसको बनाते हैं। हमें हार्डवेयर चाहिए क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम तो चाहिए जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डालेंगे, सॉफ्टवेयर चाहिए स्पेशल तरीके का जिसको हम भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं, वो डालेंगे। पर हम काम किस पर करेंगे, तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए। किसी भी जगह का हम विवरण करेंगे तो उसका हमें डेटा चाहिए, जो भी हमें डेटा आंकड़े जो चाहिए वो इसमें जाएंगे, इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस हार्डवेयर के अंदर। और लोग जो काम करेंगे या जो इसका उपयोग करेंगे वो सब लोग, ये सब मिलके, और मेथड्स, हम क्या हम तरीकों को फॉलो करेंगे, ये 5 चीज़ें मिलके एक जीआईएस या भौगोलिक सूचना तंत्र को बनाती हैं। तो ये तो हुआ जीआईएस की डेफिनेशन। लेकिन जब हम भौगोलिक सूचना विज्ञान की बात करते हैं या भौगोलिक सूचना तकनीकी की बात करते हैं, तो अगर समझें तो ये कहीं ज़्यादा बड़ा शब्द है जो कि मिला हुआ है इन सारी ये कह सकते हैं कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये इन सब चीज़ों से बना है। ये एक अपने आप में एक प्योर शुद्ध साइंस या विज्ञान नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी विज्ञान और तकनीकियों से बना हुआ है। तो जब हम जोड़ते हैं तभी हम भौगोलिक सूचना तकनीकी की बात कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्रोतों में भी बताया कि फ़ोटोग्रामेट्री की ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि हम मेज़रमेंट करते हैं फ़ोटोग्राफ्स के या इमेजेस के ऊपर, तो हम इसमें डिजिटल फ़ोटोग्रामेट्री का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन हमें बहुत सारी जानकारी देता है इमेज के फॉर्म में। तो इमेज से हम जीआईएस की इंफॉर्मेशन, भौगोलिक सूचना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जियोडेसी यानी कि सर्वेक्षण हमें चाहिए, सर्वेक्षण और मानचित्रण जैसी कलाएं भी चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम मैप्स का वर्णन कर रहे हैं, हम किसी भी जगह का वर्णन मैप्स के फॉर्म में कर रहे हैं, तो उसके लिए मानचित्रण बहुत चाहिए। हम मानचित्रों की ही बात करते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र में, इसलिए हमें मानचित्रण की कलाएं आनी चाहिए। इसी प्रकार हम क्योंकि कंप्यूटर का ही उपयोग कर रहे हैं तो हमें कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। और मानचित्रण, कार्टोग्राफी की तो मैंने बात कर ही दी, जिसमें कि हम हैंड यानी कि मैनुअल कार्टोग्राफी की भी बात कर सकते हैं और ऑटोमेटेड कार्टोग्राफी की भी बात कर सकते हैं। सूचना प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी हमें चाहिए, क्योंकि हम इतनी सारी सूचना के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे प्रबंधन करेंगे वो हमें आना चाहिए।
तो इतनी सारे विज्ञान और तकनीकियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स को एक शेप देने के लिए। और आईसीटी टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियाँ की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने मानचित्र को सिर्फ अपने तक नहीं सीमित रख रहे हैं, इसको हमें आगे उपयोग भी करना है, तो हमें इसको आगे संचालित भी करना है इंटरनेट पर, वेब पर, तो उसके लिए हमें आईसीटी टेक्नोलॉजीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे जो विज्ञान और तकनीकियाँ हैं, ये मिलके हमारे जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बिगर अम्ब्रेला को बनाती हैं। तो अब जीआईएस को तो वैसे हमने परिभाषित किया घटकों के रूप में, लेकिन जीआईएस की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी, जिसमें से जो भी परिभाषा होती है वो अलग अलग बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। जैसे कि अगर हम समस्याओं को हल करने के रूप में अगर देखें जीआईएस की परिभाषा, तो हम कहेंगे कि यह वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसमें हम भौगोलिक सूचना का उपयोग करते हैं। अगर हम सारी समस्याएं तो हम नहीं हल कर सकते हैं, लेकिन जो भी समस्याएं जो भौगोलिक सूचना से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, उनको हम ज़रूर इसमें हल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि किस प्रकार की ये फंक्शंस करता है, कार्यक्षमता क्या है जीआईएस की, उसके रूप में अगर परिभाषित करेंगे तो हम कहेंगे कि यह स्थानिक डेटा को देखने यानी कि दृश्य करने, संशोधित करने यानी कि मॉडिफाई करने, विश्लेषण करने, एनालाइज करने और प्रदर्शित करने, दिखाने का एक साधन प्रदान करता है। तो जीआईएस एक ऐसा तंत्र है जो ये सब करने में सक्षम है। तो ये हुई इसकी फंक्शनल या कार्यक्षमता के रूप में परिभाषा, और ये हुई इसके उपयोगों के रूप में परिभाषा। तो आइए अब समझते हैं कि एक बार अगर हमने भौगोलिक सूचना हमें मिल गई, हमारे पास भौगोलिक सूचना तंत्र भी मौजूद है, तो हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार हम भौगोलिक सूचना को अपने तंत्र में डालेंगे और उसका उपयोग करेंगे। तो इसके विभिन्न चरण मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अध्ययन के उद्देश्य का वर्णन करेंगे हम सबसे पहले, कि हम क्यों ये अध्ययन करना चाहते हैं। उस अध्ययन को हम और क्रिस्प बनाएंगे। इसका अगर चाहें तो मैं एक एग्जाम्पल भी आपको सबको दे सकती हूँ, अगर समय रहा तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। तो अध्ययन के चरण का वर्णन करना, फिर उसको और क्रिस्प करना, क्राइटेरिया बता के कि हम क्या हमारी मापदंड होंगे, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे कि हम कौन सा डेटा हमें चाहिए, उसका हम संग्रह करेंगे। उसके लिए हमें प्राथमिक संग्रह की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या अदरवाइज़ अगर मौजूद है तो हम द्वितीयक संग्रह से भी उसको ले सकते हैं, सेकेंडरी सर्वे से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जब एक बार हमें ये डेटा मिल जाएगा तो हम इसका इनपुट करेंगे जीआईएस सिस्टम में। उसके बाद हम इस डेटा को डायरेक्टली विश्लेषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उसका सुधार और सत्यापन करना होता है, हमें उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है। तो डेटा सुधार और सत्यापन करेंगे, और जब ये हो जाएगा तब हम स्थानिक विश्लेषण करेंगे। फिर जो हमें इस स्थानिक विश्लेषण से जो आउटपुट मिलेगा, जो हमें आउटकम मिलेगा, उसको हम उत्पादन करेंगे रिपोर्ट के फॉर्म में, अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वापस उन्हीं जगहों पर जाकर फिर से वो चरण को हम दोबारा से दोहराएंगे, जब तक कि हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। एक बार हम सेटिस्फाइड हो गए, हमें संतोषजनक रिपोर्ट या रिज़ल्ट मिल गए हैं, परिणाम मिल गए हैं, तब हम उसको दर्शाएंगे, उसको लोगों तक पहुंचाएंगे और मेटा डेटा का उत्पादन करेंगे। मेटा डेटा का उत्पादन तो वैसे हर एक स्टेज पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसका आगे दर्शाना और आगे उसका संचालन हम और उसका विवरण और संचालन इंटरनेट पर या वेब पर या अपने ऑफिस को जहाँ पर भी हमें देना है, फिर उस रिपोर्ट का उत्पादन करेंगे। तो जीआईएस डेटा एक बार हमारे पास आ गया तो हम उसको कैसे कैप्चर करते हैं, बहुत सारे साधन हैं। ये एक जो डिवाइस दिखाई गई है, इसको डिजिटाइज़र बोलते हैं। अभी भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में ये डिजिटाइज़र यूज़ होता है। इसमें अगर एक हमारे पास हार्ड कॉपी मैप है, यानी कि फिज़िकल फॉर्म में है, तो हम उसको इस प्रकार रख देते हैं इस डिजिटाइज़र डिवाइस पर, और इससे हम इस डिजिटाइज़र माउस जो कि ये दिख रहा है, इसके मदद से हम इसको कंप्यूटर में ले जाते हैं। अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम स्कैन कर सकते हैं। स्कैन जैसे ये हार्ड कॉपी मैप का स्कैन चल रहा है, और इसको हम ये स्क्रीन पर आ जाएगा, तो इससे हम डिजिटाइज़ कर सकते हैं। अगर ये दोनों की भी ज़रूरत नहीं है तो हमारे पास हो सकता है एग्जिस्टिंग मैप हो जीआईएस का, के अंदर एक जीआईएस के रूप में एक हमारे पास मैप हो, उसको भी हम डाल सकते हैं सीधा का सीधा अपने जीआईएस सिस्टम में,
और टोटल स्टेशन और जीपीएस जैसी और इवन मोबाइल से भी आजकल हम भौगोलिक सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मैप बना सकते हैं, तो उसको भी हम अपने जीआईएस सिस्टम में कैप्चर कर सकते हैं। तो इसका हम निरूपण कैसे इसको विस्तारण करेंगे, तो उसके लिए हम पेपर मैप, हार्ड कॉपी मैप के फॉर्म में भी कर सकते हैं, एक डिजिटल इमेज के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जेपेग फॉर्मेट, जो कि हमारे फोटोग्राफ्स का भी फॉर्मेट होता है, तो उसमें हम दिखा रहे हैं, या फिर हम डेटाबेस दे सकते हैं किसी को जिसका फॉर्मेट MXD फॉर्मेट है। ये तो उदाहरण है ArcGIS सॉफ्टवेयर का, लेकिन इसके अलावा भी और फॉर्मेट हो सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको इंटरनेट यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर भी दिखा सकते हैं। तो अलग अलग मॉडल्स के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो अब हमने बात किया कि कैसे हम उसको इनपुट कर सकते हैं, कैसे आउटपुट कर सकते हैं। तो आइए समझें आगे कि हम जीआईएस की क्या कार्यक्षमताएं हैं और इनको कैसे आगे उपयोग कर सकते हैं। तो जीआईएस की कार्यक्षमताओं को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो डेटा अधिग्रहण और पूर्व संसाधन, यानी कि उसको कैप्चर करना, एक्वायर करना डेटा को, उसके बाद डेटा का संशोधित करना, प्रबंधन करना। तो ये दूसरी कार्यक्षमताओं को दूसरे भागों में जो बांटा है वो ये है, डेटाबेस का प्रबंधन और रिट्रीव करना, डेटा को पुनर्प्राप्ति करना। और तीसरा जो है वो जो हम स्थानिक विश्लेषण करेंगे उसके लिए जो हमें कार्यक्षमताएं चाहिए वो सब हम इसमें मौजूद होती हैं, इस वाले घटक में मौजूद होंगी सॉफ्टवेयर के। और फाइनली हमारी कैपेबिलिटीज़ जो हो सकती हैं जीआईएस की, वो हैं उसको आउटपुट करना और उसकी विजुलाइज करना, दृश्यण करना या निरूपण करना। तो ये 4 घटकों में हम अपनी जीआईएस की कार्यक्षमताओं को बांट सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से। तो ये एक और स्लाइड है जो उन्हीं के बारे में बता रही है कि कैप्चर, रीस्टोर और रिट्रीवल कैसे कर सकते हैं, मैनिपुलेट कैसे कर, इसके लिए क्या क्या फंक्शंस चाहिए। वो ये जो कार्यक्षमताएं यहाँ दी गई हैं, इनके आधार पर हम किसी जीआईएस को का बताते हैं कि ये अच्छा जीआईएस है या ख़राब जीआईएस है, इसमें सारे सुविधाएं हैं या नहीं। तो ये सारी कार्यक्षमताएं दी गई हैं यहाँ पर। डेटा को डालने के लिए डेटा होना चाहिए, करेंट होना चाहिए, यानी कि अभी का होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए उस फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, और एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि सही होना चाहिए, तो कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे कार्यक्षमताएं हैं। अब जीआईएस का विकास कैसे हुआ, ये इसकी क्रम दिया है। मैं इस आपको विशेषता का दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बस सिर्फ ये बताऊँगी कि पहले बहुत बड़े मेन फ्रेम जीआईएस हुआ करते थे जो कि एक कमरे के साइज़ के थे। उसके बाद पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल जीआईएस शुरू हुआ जो कि वर्क स्टेशन वर्जन था, और उसके बाद डेस्कटॉप पर आ गया जीआईएस, फिर प्रोफेशनल जीआईएस आया, और उद्यम जीआईएस यानी कि एक 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 बड़े स्तर पर उसको कोई भी कंपनी या कोई भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन उसको ले सकता है, जैसे कि रेलवेज़ के लिए, या हम कहें किसी भी एक एप्लीकेशन उपयोग के बारे में अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर भी रह सकता है और उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल और उद्यम जीआईएस में ये सब क्षमताएं थी। इसके बाद जीआईएस इंटरनेट जीआईएस के फॉर्म में भी आया, क्योंकि जब इंटरनेट आया तो हम जीआईएस को के मानचित्रों को आगे भी दिखाना चाहेंगे, दूसरों से शेयर करना है इंटरनेट के ज़रिए, तो उसके लिए इंटरनेट जीआईएस आया। और उसके बाद जब मोबाइल स्मार्ट हो गया तो मोबाइल में भी जीआईएस आने लगा। आप देख सकते हैं अभी तो एम्बेडेड जीआईएस की बात करते हैं। आप सभी लोग अपने कार में गूगल मैप के द्वारा आप नेविगेट करते हैं, तो ये एम्बेडेड जीआईएस का ही एक फॉर्म है जो कि एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी देता है जीआईएस की। जीआईएस तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एक फंक्शनैलिटी आप गूगल मैप के फॉर्म में अपनी कार की स्क्रीन पर देखते हैं। इसी प्रकार एरोप्लेन को भी नेविगेट करने के लिए जीआईएस का यूज़ होता है, जिसमें वो ऑटोमेटेड नेविगेशन करते हैं। तो आज की जो युग है वो एम्बेडेड जीआईएस का युग है। ये सब भी चल रहे हैं साथ में, क्योंकि जब डेवलप करना होता है तो इनका भी यूज़ होता है। लेकिन अब मेन फ्रेम जीआईएस और ट्रेडिशनल जीआईएस, डेस्कटॉप जीआईएस का भी अभी उपयोग होता है, लेकिन ये दोनों अभी आप कह सकते हैं कि आउटडेटेड हैं या नहीं हैं अभी, पर ये सब अभी भी कार्यरत हैं। तो इस प्रकार जीआईएस का विकास हुआ। और जीआईएस क्यों चाहिए? क्योंकि हम डेटा जो आंकड़े हैं, हमें अब हर व्यक्ति को आंकड़े चाहिए और सही आंकड़े चाहिए और तुरंत चाहिए वो आंकड़े।
तो इस सब के लिए और हमें हार्ड कॉपी मैप से, मानचित्रों से नहीं, क्योंकि हार्ड कॉपी मानचित्र तो ख़राब हो जाएंगे, है ना, ओवर द टाइम वो इतने ठीक नहीं रहेंगे। इसके लिए हमें सूचना का तुरंत उपयोग चाहिए, सूचना को मॉडिफाई यानी कि संशोधित करने के भी साधन चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो संशोधित हो जाए अगर कोई त्रुटि है तो इस प्रकार की अगर हमें फंक्शनैलिटी, कार्यक्षमता चाहिए तो हम सिर्फ जीआईएस के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि जीआईएस, फिर पुरानी बात पर जाते हैं कि जीआईएस जो है वो स्थानिक और अस्थानिक सूचना दोनों को मिलाकर विश्लेषित कर सकता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी उपयोगिता होती है, जिसकी वजह से जीआईएस इतना पॉपुलर है। आजकल किसी से भी बात करेंगे तो वो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ठीक, तो आगे अब बढ़ते हैं कि मैं इसका ही एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ कि जैसे ये सारणी है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सारणी को समझिए, इसमें क्या दिया गया है, तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में कुछ इनकी पॉपुलेशन दी गई है, कुछ सेक्स रेशियो, कुछ एरिया बताया गया है, लेकिन आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में नहीं आएगा। अब अगर इसी सारणी को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो इसकी व्याख्या करना तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर दूँ इस मानचित्र के रूप में, तो आप देख सकते हैं कि इसका दृश्यीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन कितना आसान हो गया है। और आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर स्टेट, जो कि यहाँ पर अभी हमने महाराष्ट्र को हाईलाइट किया है, सॉरी राजस्थान यहाँ पर है, ये महाराष्ट्र, ये एरो गलत लगा है, तो इसके राजस्थान के बारे में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र पर क्लिक करेंगे तो महाराष्ट्र की जानकारी ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको भी हटा दूं, आप ये देखें कि इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा स्टेट है, कौन सा छोटा सा स्टेट है, कौन सा किससे कितना बड़ा है, किसके बगल में है, हाँ, और उसकी स्थिति क्या है, यानी कि उसकी स्थानिक सूचना के बारे में आप जान सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको बिना किसी के कुछ कहे डायरेक्ट प्राप्त हो रही है इसके दृश्यीकरण से। तो ये जो जीआईएस के रूप में जब हम मानचित्रण करते हैं, इससे हमें न सिर्फ मानचित्र प्राप्त होता है बल्कि इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी भी प्राप्त होती है। तो ये एक बहुत आसान बन जाता है, जो कि इसमें इतना आसान नहीं था। इसीलिए जीआईएस जो है वो बहुत उपयोगी तंत्र है, जिसको हम सभी के आजकल इसके अनुप्रयोग इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये एक जैक डेंजरमॉन ने कहा था कि इसका जो उपयोग है वो सिर्फ आपकी कल्पनाओं पर ही आधारित है, जितनी आपकी कल्पना विस्तृत होगी उतना ही इसका आप अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में इसका बहुत उपयोग है, जैसे कि फॉरेस्ट हैं हमारे, या किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, उन सब के प्रबंधन में हम जीआईएस का उपयोग करते हैं। बुनियादी ढांचों का विकास करने के लिए हमें इसका उपयोग कर सकते हैं। और बहुत सारी यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जैसे कि फ्लीट मैनेजमेंट है या इवन रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन सब में हम जीआईएस का उपयोग करते ही हैं। आप देख ही रहे हैं कि गूगल मैप्स का किस प्रकार उपयोग करते हैं। बिजनेस में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सारे मोबाइल सेंटर, सारे पिज़्ज़ा सेंटर्स, इवन पिज़्ज़ा, डोमिनोज और ये सब लोग भी जीआईएस का उपयोग करके अपने रूट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि किस प्रकार इसको विश्लेषित कर सकते हैं। तो सोसाइटल यूजेस बहुत सारे हैं अभी, सामाजिक अनुप्रयोग। पर्यावरण के लिए तो हम इसका विश्लेषण में उपयोग करते ही हैं, जैसे कि अगर कि कोई एयरपोर्ट स्थापित करना है किसी जगह पर, नया एयरपोर्ट या नई कोई फैसिलिटी आनी है, तो उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, क्या हम इसका कुछ और दूसरा तरीका निकाल सकते हैं, उसकी सबसे अच्छा स्थान कहाँ होगा जहाँ पर हम इस एयरपोर्ट को बनाएं। तो इस प्रकार के, या बांध बनाना है तो बांध कहाँ बनना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए, वो बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं। या जंगलों में आग लग गई है तो वो किस प्रकार से रोका जा सकता है, उसके लिए भी जीआईएस का हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो उपयोग से संबंधित जो लोग हैं वो तो जुड़े होंगे ही, लेकिन साथ में जीआईएस के फॉर्म में अगर हम मैप मानचित्रण करेंगे तो हमें और आसानी से वो हमारा कार्य हो जाएगा। इसी प्रकार ई गवर्नेंस में और इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी और फॉरेंसिक्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान तो हमेशा से ही होता आया है और आगे भी होता रहेगा, तो हम साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि सॉइल इरोजन की प्रोसेस क्यों हो रही है, जो
मिट्टी जो बहती है वो क्यों, क्या हम उसकी रेट क्या है, क्या हम उसको कुछ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं क्या। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवालों का, वैज्ञानिक सवालों का उत्तर देना, उसके लिए भी हम अनुसंधान के लिए जीआईएस का उपयोग करते हैं। तो बहुत सारी अनुप्रयोग की असंख्य संभावनाएं हैं, और अगर हम कल्पना कर सकते हैं तो हमें ये मिल भी जाएंगी। ये जैक डेंजरमॉन, इसरी के प्रेसिडेंट, ने कहा था। तो आइए देखते हैं कि जीआईएस के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। जैसे कि साइट सिलेक्शन में हम कर सकते हैं, और जैसा मैंने बताया, बांध का साइट सिलेक्शन कर सकते हैं, उसकी किस जगह पर बांध लगाया जाए। वाटरशेड एनालिसिस कर सकते हैं, रिसोर्सेज की इन्वेंट्री बना सकते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं, या कहाँ पर कौन कौन सी पेड़ों की स्पीशीज़ अवेलेबल हैं, उसके बारे में हम रिसोर्स की इन्वेंट्रीज बना सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज, इवन लैंडस्लाइड्स की भी इन्वेंट्रीज बना सकते हैं, डिज़ास्टर्स की भी इन्वेंट्री बन सकती है, डिज़ास्टर जो ऑलरेडी हो चुके हैं। इसी प्रकार हम लैंड का मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम कहाँ कहाँ पर क्या काम करें जिससे कि हम बेस्ट यूज़ कर सकें उस जगह का, तो वो सब हम कर सकते हैं, लैंड मैनेजमेंट। नेटवर्क एनालिसिस, जैसा मैंने बताया कि जो पिज़्ज़ा सेंटर या कोई भी बिज़नेस एप्लीकेशन है जिसके लिए हमें पता करना है कि कौन सा रूट शॉर्टेस्ट होगा, तो उस सब में हम नेटवर्क एनालिसिस का, ये नेटवर्क एनालिसिस एक प्रकार की विशेष विश्लेषण की तकनीकी है जिसका उपयोग करके हम ये सब कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इंसिडेंट मैपिंग कर सकते हैं, जैसे कि क्राइम इंसिडेंट्स को मैप कर सकते हैं, या डिजीज़ के इंसिडेंट्स, कोई भी बीमारी हुई, जो एपिडेमिक, महामारी जो होती है, जो बहुत ज़्यादा विस्तृत फैल जाती है, जिसका पर्यावरण से संबंध है, कहीं ना कहीं हम स्थानिक सूचना से अगर हम इसको रिलेट कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं, तो हम उस प्रकार के जो डिजीज़ हैं उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा विषय शुरू हुआ है, जीआईएस फॉर हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य में जीआईएस का उपयोग। तो इस प्रकार से बहुत सारे अनुप्रयोगों में जीआईएस का यूज़ होता है। स्पेशल मेज़रमेंट करने के लिए, कितना एरिया अफेक्ट हुआ, अगर हम डिज़ास्टर की बात करें, अर्थक्वेक आया तो कितना एरिया अफेक्ट हुआ, वो हम मेज़र कर सकते हैं। तो और बहुत सारे प्रकार के हम मेज़रमेंट्स इससे कर सकते हैं। कॉरिडोर का सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स होते हैं, वो इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं कि अगर एलिफेंट्स, फॉर एग्जांपल एलिफेंट जो हैं, हाथी जो है, हाथी या कोई भी स्पीशीज़ है जो कि एंडेंजर्ड हो रही है, जो कि जिसके बारे में थोड़ी चिंताजनक जिसकी स्थिति हो गई है, कम जनसंख्या हो गई है, तो उनको हम एक प्रॉपर हैबिटेट देने के लिए, उनको रहने के लिए प्रॉपर संसाधन देने के लिए हम कॉरिडोर का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं कि वो जो अकेले अकेले रह रहे हैं वो साथ में आके, झुंड में आके रहें। तो उसके लिए कॉरिडोर का वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स करते ही हैं स्थापन। तो कॉरिडोर की एनालिसिस में हम जीआईएस का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने जो रोड नेटवर्क या रेलवे नेटवर्क है उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। जो हमारे संसार में जो दिख रहा है नेटवर्क, उसको हम अपने जीआईएस सिस्टम में लाके उसकी मॉडलिंग करके समझ सकते हैं कहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगानी चाहिए, कहाँ से हम किस तरह से ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज़ करें, किस तरह से ओवरपास, अंडरपास बनाएं। इस प्रकार की सारी हम विश्लेषण इसमें कर सकते हैं जीआईएस में। रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम मिनरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार का विश्लेषण यूज़ होता है जिसको हम भौगोलिक सांख्यिक विश्लेषण कहते हैं, जियो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसका उपयोग करके हम रिसोर्स एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की जियो प्रोसेसेस जो हैं, जैसे कि मैंने एक आपको बताया, सॉइल इरोजन या फायर प्रोग्रेशन, इस प्रकार की, या जो प्रदूषण है वो कैसे डिफ्यूज़ हो रहा है, के जा रहा है, इधर उधर फैल रहा है, तो प्रदूषण के फैलाव के बारे में हम मॉडलिंग कर सकते हैं कि किस प्रकार होगा। और स्प्रेड और डिफ्यूज़न, जैसा मैंने बताया कि प्रदूषण के बारे में कर सकते हैं। और टोपोग्राफिक एनालिसिस, इसके भी मैं कुछ उदाहरण मेरे पास हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी। और इंजीनियरिंग डिज़ाइन में तो ऑफ कोर्स उपयोग कर ही सकते हैं। और डेमोग्राफिक एनालिसिस के लिए जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से सेक्टर्स, मैं इसके बारे में भी आपको कुछ मैप दिखाऊंगी, तो आप समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आगे आइए चलते हैं। अगर आपके पास कोई और सवाल नहीं है तो मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगी, स्थानिक विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। तो 5 प्रकार के सवाल हैं
4W एंड 1H मैं कहती हूँ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई तो हुए 4W, और हाउ हुआ H। तो ये 5 प्रकार के जो सवाल हैं, ये पांचों प्रकार के सवाल अगर स्थानिक विश्लेषण, स्थानिक सूचना से जुड़े हुए हैं तो हम इनका इसमें हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा। जैसे कि बांध के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है, तो बांध जो है ये सूचना एक स्थानिक सूचना है जिसके बारे में हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग यानी कि प्रिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग यानी कि निर्देशात्मक मॉडल बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बांध की लोकेशन के लिए। इसी प्रकार 2 दिनों में अगर आग यहाँ पर लग गई है किसी जंगल में तो वो कैसे फैलेगी, 2 दिनों में कहाँ कहाँ फैल सकती है, किस प्रकार फैलेगी, तो उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये तो हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको भविष्य सूचक मॉडलिंग कहते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। इसी प्रकार हम डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग भी कर सकते हैं किसी स्थान के बारे में विवरण करने के बारे में, तो विवरणात्मक मॉडल हम कहेंगे उसको। और क्यों हम करेंगे ये, क्योंकि हमें वास्तविक दुनिया की बहुत सारी प्रक्रियाएं जो जियो प्रोसेसेस हो रही हैं उनके बारे में जानना है, तो उनको अध्ययन करना है और उनको समझना है, ये एक कारण हो सकता है। इसी प्रकार कोई अज्ञात सूचना है जो कि डेटाबेस में मौजूद है लेकिन हमको नहीं समझ में आ रही है, उसको हम उजागर करने के लिए या फिर नई सूचना को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि कौन कौन सी लोकेशन सूटेबल हैं, तो ये इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए हम भी, उसके लिए भी हमें विश्लेषण की ज़रूरत पड़ेगी। और हम सारे डेटा को एक साथ एकीकृत करने के लिए भी हमें विश्लेषण की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जैसा मैंने दिखाया है कि एक स्टडी एरिया है, यानी कि आपका कोई भी अध्ययन का क्षेत्र, उसके बारे में हम पहले अलग अलग लेयर्स बनाते हैं जीआईएस में, फिर इनको एकीकृत करके जीआईएस में फिर इनकी मॉडलिंग करते हैं और अलग अलग मापदंड स्थापित करके हम बता सकते हैं कि कैसे क्या आगे होगा, या किस प्रकार की हम निर्देशात्मक मॉडल बनाएंगे या भविष्य सूचक मॉडल बनाएंगे उसका। तो उसके लिए जो चरण मैंने पहले ही आपसे बता चुकी हूँ वैसे, कि पहले विश्लेषण के लिए उद्देश्य स्थापित करें, उसके बाद उनके मानदंड, उसको और क्रिस्प बनाने के लिए हम उसके मानदंड स्थापित करेंगे, फिर विश्लेषण के लिए आवश्यक जो सही सूचना और मापदंड होंगे उनका चयन करेंगे, फिर डेटा का संग्रह करके हम जीआईएस में उसका इनपुट करेंगे, उसको डालेंगे जीआईएस में, और इसके बाद हम स्थानिक संचालन के लिए हम और सारणीबद्ध विश्लेषण के लिए डेटा को तैयार करेंगे। एक बार जब डेटा तैयार हो जाएगा तब हम स्थानिक और सारणीबद्ध संचालन विश्लेषण करेंगे, और फिर उसको इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके विश्लेषण करेंगे, और जब परिणाम आ जाएंगे तो उनका मूल्यांकन करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। अगर आवश्यक होगा तो हम विश्लेषण को फिर से दोहराएंगे। सॉरी। तो आइए देखते हैं इसका एक उदाहरण। मान लीजिए हमें एक स्थानिक विश्लेषण करना है, तो हम कैसे उद्देश्य और मापदंड स्थापित करेंगे। जैसे कि इसमें वन की कटाई के लिए हमें, क्योंकि वनों में कटाई तो एक रूटीन प्रक्रिया है, ये करते ही हैं हम, लेकिन वन की कटाई करने से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। तो हम किस प्रकार वनों की कटाई करें कि हमारा फ़ायदा भी हो, हमारे लिए लाभप्रद भी हो, और वनों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। उसके लिए अगर हम उस उद्देश्य से वनों की कटाई करना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से अपने मापदंड स्थापित करेंगे कि पहले हम स्थान का चयन करेंगे कि हमें किस प्रकार के वनों की कटाई करनी है। तो हम कहते हैं कि हम किसी प्रकार की स्पीशीज़, जैसे कि यहाँ पर हमने पोंडेरोसा पाइन लिया है, कि हम बेनिफिट, अपने प्रॉफिट के लिए पोंडेरोसा पाइन की कटाई करेंगे, इस प्रजाति की कटाई करेंगे। तो ये एक हो गया हमारा मापदंड। दूसरा मापदंड होगा, क्योंकि कटाव से मिट्टी घट जाती है, मिट्टी का कटाव होने लगता है इससे, वनों की कटाई से, तो क्योंकि पेड़ जब काटेंगे तो मिट्टी का कटाव होगा, तो उससे बचने के लिए हम 20 डिग्री से अधिक के ढलान पर नहीं कटाई करेंगे। पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम जो 400 मीटर के भीतर का क्षेत्र जो है, आर्द्र भूमि जो होगी, वेटलैंड, उसमें कटाई नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो उसकी जो क्वालिटी सॉइल है वो पानी में चली जाती है और पानी का भी जो कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो घट जाती है। इसी प्रकार कहीं हो सकता है कि कोई संवेदनशील वन्य जीव रह रहा हो उस जगह में, उन पेड़ों पर कोई बर्ड्स हो सकती है या कोई और एनिमल्स हो सकते हैं, तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे क्षेत्रों को हम बिल्कुल अपनी एनालिसिस से, विश्लेषण से निकाल देंगे। मान लीजिए हमने ये 4 क्राइटेरिया बना लिए, तो हम आगे कैसे करेंगे, तो मैं आपको जस्ट एक विजुअल के द्वारा दिखाना चाहती हूँ कि किस प्रकार हम इस काम को करेंगे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं।
तो हमें पहले अपने इनपुट डेटा को प्रिपेयर करना होगा। जैसे कि यहाँ देखें पोंडेरोसा, मान लीजिए ये पोंडेरोसा पाइन के पैचेस हैं जो हरे में दर्शाए गए हैं। तो हमने ये एक मैप तैयार कर लिया। इसी प्रकार हम चारों मापदंडों के लिए मैप तैयार कर लेंगे। तो स्लोप मैप के लिए यानी कि उस ढलान के लिए हम ढलान का मानचित्र बना लेंगे, जो कि हमें 20 डिग्री से ज़्यादा और 20 डिग्री से कम वाला बनाना है। तो ये 20 डिग्री से ज़्यादा स्लोप है जो लाल में दिखाया है, बाकी स्लोप 20 डिग्री से कम है। इसी प्रकार हमने मैप बना लिए। संवेदनशील वन्य जीवों के बारे में भी हमने एक मैप बना लिया। तो मान लीजिए ये वो मैप है जिसमें ये यहाँ पर संवेदनशील वन्य जीव रहते हैं। तो हमें इस जगह को नहीं छेड़ना है, हमें बाकी जगहों जो मिली हुई हैं उन्हीं का उपयोग करके करना है। तो इसी प्रकार हमने पानी के लिए बना लिया। आर्द्र भूमि के चारों तरफ 400 मीटर का बफर बना के हमने ये मैप तैयार कर लिया। अब हम इन सब मैपों को, मानचित्रों को किस प्रकार एकीकृत करेंगे, कुछ इस प्रकार दिखेगा ये। तो अब हमें कौन से क्षेत्र से कटाई करनी है वनों की, जहाँ पर ये ग्रीन दिख रहा है, ये हरा पोर्शन दिख रहा है, क्योंकि इसमें न तो ढलान वाली मिट्टी के कटाव वाली समस्या आएगी, न पानी इससे खराब होगा, न खराब पानी मतलब पानी भी बच पाएंगे हम पानी से भी। और हम जो ये वन्य जीव जो संवेदनशील वन्य जीव रह रहे थे उनको भी हम छेड़ नहीं रहे हैं। तो हम ये जो हरे दिखने वाले जो बचे हुए हरे भाग हैं उन्हीं में से ही वनों की कटाई करेंगे। तो ये इसमें इंटीग्रेट करने से कितना आसान हो गया। इसी तो अब लेकिन अगर हम इस कार्य को करेंगे कैसे, उसके लिए हमें जीआईएस की कार्यक्षमताओं के बारे में बात करनी होगी, जो कि मैं अभी आपसे करूँगी अगले 2-3 मिनट में। तो एक बार ये हो जाएगा तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा, परिणाम आएगा। उस परिणाम में से हम आगे भी इसको कह सकते हैं कि हम छोटे भागों को नहीं, उसमें से कटाई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे या यंग ट्रीज जो नए जो पेड़ हैं उनकी हम कटाई नहीं करेंगे, एक उम्र से अधिक पेड़ों की ही कटाई करेंगे। इस प्रकार से हम, या फिर रोड का, ट्रांसपोर्टेशन का एक मापदंड लगा सकते हैं कि जहाँ पर रोड एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, जहाँ पर रोड पास में है, उन्हीं जगहों से हम कटाई करेंगे। फिर हम इसको फेज्ड मैनर में भी कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे करके करेंगे, एकदम से सारी कटाई नहीं करेंगे। तो फेज्ड मैनर भी हम में भी कर सकते हैं इस काम को। इस प्रकार से हम अपने परिणामों को संशोधित कर सकते हैं आगे, और फिर हम इसको निस्तारित कर सकते हैं। तो ये हम काम करेंगे कैसे? अब सवाल ये है कि हम इन कामों को करेंगे कैसे। जो मैंने आपको दिखाया एक वर्कफ्लो, उसके लिए हमें बहुत सारी कार्यक्षमताओं की ज़रूरत पड़ती है। तो हम 4 अलग भागों में बांटते हैं अपनी जीआईएस की कार्यक्षमताओं को। रिट्रीवल, सिलेक्शन और मेजरमेंट ऑपरेशंस और रिक्लासिफिकेशन ऑपरेशंस। इसके अलावा ओवरले यानी कि एकीकृत करने वाले ऑपरेशंस, जिसमें वेक्टर और रास्टर ओवरले, लॉजिकल ओवरलेज आते हैं। और फिर नेबरहुड ऑपरेशंस यानी कि आसपास के क्षेत्रों को शामिल करके, सम्मिलित करके हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, वो नेबरहुड ऑपरेशन में आता है। और फाइनली कनेक्टिविटी ऑपरेशन, जो कि हम लीनियर फीचर्स के ऊपर ज़्यादा करते हैं कि किस प्रकार से कनेक्टेड है फीचर्स आपस में। तो ये मैं कुछ उदाहरण दूंगी इन फंक्शंस के। सभी को तो कवर करना इस संक्षिप्त समय में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूँगी। जैसे कि हम वर्गीकरण और पुनः वर्गीकरण को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ये एक मैप है, पॉपुलेशन मैप, ये इकोनॉमिक में सोशो इकोनॉमिक मैप है, जिसमें हमने अपनी पॉपुलेशन को इस प्रकार से, आय के आधार पर इस प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब हम इस वर्गीकरण को बदल के इस प्रकार का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। दोनों ही उपयोगी हैं। ये जो वर्गीकरण है ये मिडिल लेवल पॉपुलेशन को, जिसकी मिडिल इनकम ग्रुप है, उसको हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पर कलर का मतलब भी अलग अलग है। आप देखेंगे तो एवरेज जो है यहाँ, इसका एवरेज का मतलब बदल गया क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बदल दिया। तो इसका उपयोग कोई एक फंडिंग एजेंसी है जो कि लो जो कि पुअर लोगों को, यानी कि गरीब लोगों के लिए कोई स्कीम चलाना चाहती है, तो इस प्रकार के वर्गीकरण का उपयोग करेगी, क्योंकि इसमें 0 से 25,000 से 50,000, तो इसमें जो लो इनकम ग्रुप वाले एरिया हैं उनको हाईलाइट किया गया है, और आप देख सकते हैं कि वो इन जगहों में रहते हैं। जबकि यहाँ पर जो दिखाया है वो उसमें हमने लो से लेकर मिडिल तक, हमारा फोकस जो है यहाँ पर वो मिडिल इनकम ग्रुप लोगों पर ज़्यादा है, यहाँ पर लो इनकम ग्रुप पर ज़्यादा फोकस है। तो इस प्रकार से हम वर्गीकरण को बदल के मैप में दर्शा सकते हैं कि किस प्रकार हम किन क्षेत्रों को हाईलाइट करना चाहते हैं।
इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के विश्लेषण होते हैं, जैसे मल्टी लेयर ऑपरेशन, सिंगल लेयर ऑपरेशन, स्पेशल मॉडलिंग, फिर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग यानी कि ज्यामितीय मॉडलिंग, बिंदु पैटर्न एनालिसिस बहुत ही यूज़फुल टूल है ये, नेटवर्क विश्लेषण जैसा मैंने आपको बताया, नेटवर्क एनालिसिस के उपयोग भी बताए, फिर सरफेस एनालिसिस सतह विश्लेषण, फिर फजी स्थानिक विश्लेषण, भूसांख्यिकीय विश्लेषण और रास्टर और ग्रिड विश्लेषण। ये अन्य विभिन्न प्रकार की विश्लेषण तकनीकियाँ हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो और भी 2-4 उदाहरण आपको दूंगी आगे। तो एक और विषय है बहुत ज़रूरी जिसके बारे में आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि ये अधूरा रह जाएगा अगर मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी। तो जीआईएस में जब हम काम करते हैं तो डेटाबेस में त्रुटियां बहुत हो सकती हैं, तो उनके स्रोतों के बारे में क्विकली आपको बताऊंगी, और डेटा की गुणवत्ता को रखने के लिए हम किस प्रकार के पैरामीटर्स में डिवाइड करके उसको हम स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि कोई भी इसको उपयोग करे इस जीआईएस डेटाबेस का तो उसका सक्षम उपयोग कर पाए। तो इसके लिए देखते हैं 3 प्रकार के फैक्टर्स हैं ये, जिनके बारे में जो त्रुटियां हैं 3 प्रकार की हो सकती हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो स्पष्ट स्रोत त्रुटियों के, जैसे कि डेटा की आयु जो है उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ट्रिवियल या ऑब्वियस सोर्स है। मानचित्रण का पैमाना जो स्केल है, या क्षेत्रीय कवरेज यानी कि हमें पूरे जगह का डेटा नहीं मिला, तो अब इसमें हमारी त्रुटि तो नहीं है, लेकिन हमको मिल नहीं पाया डेटा उसका, उस जगह का। तो इस प्रकार की कुछ ऑब्वियस स्पष्ट स्रोत हैं, या हम पहुंच नहीं पाए, इतना कठिन जगह क्षेत्र है वो कि वहाँ पर हम फील्ड वर्क नहीं कर पाए, या उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लागत बहुत ज़्यादा है, तो और या उसकी डेंसिटी जो है एनालिसिस की वो हम पूरी नहीं प्राप्त कर पाए, ये स्पष्ट स्रोत हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक भिन्नता का भी एक कारण हो सकता है, या मूल माप होने में त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे कि आप ये देखें कि ये बैंक ऑफ अ शैलो रिवर, हम इसको कहाँ बताएं कि कहाँ पर ये बैंक है, क्योंकि हम यहाँ करेंगे तो भी गलत होगा, यहाँ करेंगे तो भी गलत, ये ग्रेजुअल फैलाव है। तो इसको जो बाई नेचर इटसेल्फ ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो इसलिए इस प्रकार की प्राकृतिक त्रुटियां भी या भिन्नताएं भी हो सकती हैं। तो डेटा प्रविष्टि और प्राकृतिक भिन्नता के कारण भी त्रुटियां हो सकती हैं, तो इनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर ये जो जितना अधिक से अधिक हो सकता है प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये जो है इसका हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण के दौरान जो त्रुटियां होती हैं तो उसका हम ध्यान रख सकते हैं और उसको हल भी कर सकते हैं इजीली। जैसे कि कंप्यूटर में जब हम सेव करते हैं अपने डेटा को, तो संख्यात्मक त्रुटियां हो सकती हैं, हमने प्रॉपर कॉलम की विड्थ नहीं दी, या कुछ इस प्रकार के अगर कमियां रह जाती हैं तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हम कर सकते हैं। ओवरले करते समय अगर हमें तर्क या कार्य क्षमता का उसका समझ नहीं है अच्छे से, तो हम गलती कर सकते हैं, इसीलिए हमें उनकी कार्य क्षमताओं के बारे में अध्ययन करना चाहिए अच्छे से, और फिर हम उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। और वर्गीकरण, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर उसमें मैंने गलत वर्गीकरण कर दिया तो उससे भी मेरी विश्लेषण में त्रुटियाँ होंगी। तो ऐसे त्रुटियों से बचना चाहिए। इनसे बचने के लिए एक बहुत पैमाना निर्धारित किया गया था। तो अमेरिका के टास्क फोर्स ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, डिजिटल कार्टोग्राफिक डेटा मानक टास्क फोर्स, तो DCDSTF बोलते हैं, डिजिटल कार्टोग्राफिक डेटा स्टैंडर्ड्स टास्क फोर्स। ये 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब तो इसके मापदंड, अभी उस समय तो सिर्फ 5 थे, पर अभी बहुत ज़्यादा हो गए, करीब 20-22 पैरामीटर्स हो गए हैं, जिसमें हम इसके गुणवत्ता पैरामीटर्स में अपने गुणवत्ता को बता सकते हैं। तो स्थिति के बारे में, विशेषता यानी कि उसका विवरण के बारे में, सटीकता किस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कि कितना करेक्ट है, कितना एक्यूरेट है, तार्किक संगति से है या नहीं, उसकी लॉजिकल कंसिस्टेंसी है या नहीं, कंप्लीटनेस है या नहीं, डेटा में पूर्णता है या नहीं, या फिर उसका लीनिएज, उसकी हिस्ट्री दिखाई गई है या नहीं। तो इस प्रकार से हम सारे गुणवत्ता पैरामीटर्स कर सकते हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि GIS जिनको यूज़ करके हम GIS को यूज़ कर सकते हैं। MGE ये पुराने सॉफ्टवेयर थे, MGE इंटरग्राफ का है ये, स्पान्स, पामैप ये पुराने सॉफ्टवेयर हैं जो कि मेन फ्रेम पर भी चलते थे। अभी रिसेंट जो हैं वो ArcGIS, ArcInfo, जो हमारा जियो मीडिया था उसका भी एक GIS सिस्टम है, एक IGIS सिस्टम है, फिर ArcView था, इल्विस एक ITC नीदरलैंड्स द्वारा बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जो कि अभी तो पब्लिक में अवेलेबल है, फिर अर्डास है, इदरिसी है,
और ग्रास जीआईएस है, क्वांटम जीआईएस। ये विभिन्न सॉफ्टवेयरों के नाम हैं आपकी जानकारी के लिए। आप किसी में भी काम कर सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे ग्रास और क्वांटम जीआईएस, क्यू जीआईएस जिसको बोलते हैं, वो फ्री सॉफ्टवेयर हैं, तो उस पर भी आप फ्रीली डाउनलोड करके आप काम कर सकते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगी क्विकली अगले 2 मिनट में आपको। जैसे कि डीईएम का परिप्रेक्ष्य दृश्य बना सकते हैं। तो ये डीईएम बना दिया हमने, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जो कि ऊंचाई को का एक मॉडल है, ऊंचाई दर्शाने के लिए एक मॉडल है। अगर हम इसको सैटेलाइट इमेज के साथ मिला दें तो देखिए कितना सुंदर चित्रण होता है किसी भी जगह को। आप बहुत अच्छे से बिना उस जगह पर जाए हुए आप कितनी कितनी सुंदर प्रकार से किसी जगह को देख सकते हैं। इसी प्रकार हम पहाड़ी छायांकन कर सकते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम रोशनी डाल के, कौन सा एरिया हाईलाइट होगा कौन सा नहीं होगा। ये नेविगेशन में बहुत मदद करता है। ये आर्मी के लोगों को, किसी भी प्रकार की फोर्सेस को इनका उपयोग कर सकती हैं। इसी प्रकार से जो मोबाइल टावर इस्टेब्लिश करते हैं, मोबाइल टावर लगाना है, उसमें भी इसका बहुत उपयोग होता है कि कौन कौन से एरियाज़ डायरेक्टली उस सिग्नल को ले पाएंगे और कौन से नहीं ले पाएंगे। तो इस प्रकार का हम विश्लेषण कर सकते हैं, जिसमें हम हिल शेडिंग यानी कि पहाड़ी छायांकन का उपयोग कर सकते हैं। ये एक और नेविगेट कर सकते हैं किसी की भी जगह पर। तो अभी ये वीडियो इस समय इसमें लिंक नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि किस प्रकार से हम लाइव वीडियो बना सकते हैं किसी भी जगह का, उस जगह को नेविगेट करने के लिए, उस जगह का अध्ययन करने के लिए, एक 3 डायमेंशंस में। फिर एक ये 3D GIS हमने बनाया था कैंपस का, तो वो देख सकते हैं आपकी किसी भी जगह को दर्शाने के लिए 3 डायमेंशंस में हम किस प्रकार से उसका मॉडलिंग कर सकते हैं। और ये एक और है जो कि लाइडार डेटा से बनाया गया मॉडल है 3D GIS। इसी प्रकार से 3D सिटी मॉडल बनाया जा सकता है, लाइडार से बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। संभव है बनाना, इतना आसान तो है, क्योंकि जो जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता शायद उसके लिए कठिन होगा। लेकिन बस ये है कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा है, लागत काफ़ी आती है, क्योंकि लिडार डेटा जो है वो बहुत लागत वाला होता है। इसी प्रकार से विजुलाइजेशन, एक बार हमने ये मॉडल बना लिए 3 डायमेंशन में, तो हम इनका विजुलाइजेशन कर सकते हैं बिना उस जगह क्षेत्र में जाए हुए। हम देखिए किस प्रकार से विजुलाइजेशन कर सकते हैं, इसको कहते हैं इमर्सिव विजुलाइजेशन। ये एक नई एडवांस तकनीकी है GIS में, जिसको यूज़ करके हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। इसमें मिक्स्ड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल रियलिटी सब शामिल हैं। तो ये इस प्रकार का काम हमारे विभाग में चल भी रहा है। इसके और बहुत सारे उपयोग हैं जो मैं अभी समय के अभाव के कारण मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन बहुत सारा उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार जैसे पर्यटन सूचना तंत्र बनाया था एक हमने, जिसमें हमने उत्तराखंड के सारे जगहों पर जो भी पर्यटन के क्षेत्र हैं उनके बारे में आप एक सिस्टम में बैठकर आराम से क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या जगह है, कैसे नेविगेट करना है, कौन से उसके आसपास के क्षेत्र हैं जिनमें हम जा सकते हैं, कितने दिन लगेंगे, कितने, अगर हमारे पास 3 दिन हैं तो किन किन जगहों को कवर कर सकते हैं, वो सब हमने इस पर्यटक सूचना तंत्र में बनाया था। तो ये सब इस पूरे GIS या भौगोलिक सूचना तंत्र या भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में मैं आपसे कुछ निष्कर्ष की बातें करना चाहूँगी कि ये जो GIS है वो तेज़ी से सभी स्तरों पर निर्णय लेने में सहायता करने वाला एक प्रमुख तकनीकी बन रही है। सभी इसका उपयोग करना चाहते हैं और आने वाले भविष्य में तो GIS आधारित निर्णय लेने में सहायता के लिए हमें डेटा उपलब्धता और कंप्यूटिंग शक्ति में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है, ऑलरेडी हो रही है, और आगे और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसी प्रकार से GIS डेटा का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने ऑलरेडी तैयारी में है। तो ये निकट भविष्य में आपको सब अपने डेस्कटॉप पर मिलेगा। और अब हमें ये नहीं तय करना है कि GIS का उपयोग करें या ना करें। अब ये है कि इसका उपयोग किस प्रकार, अपने किस हम कार्य में इसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इन्हीं सब विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा विषय रोचक लगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतना समय दिया इस विषय के लिए। आपके कोई भी अगर सवाल हैं तो आप कृपया हमको अभी पूछ सकते हैं, या आप हमें लिखकर भी ईमेल के द्वारा या अपने प्लेटफॉर्म एड्यूसेट का जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा भी हमें अपने सवालों से अवगत कराएं। हम ज़रूर आपको उन सभी सवालों का हल या उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर, और आप सभी को हिंदी पखवाड़ा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।